क्लास 6 चैप्टर 4 संज्ञा। संज्ञा शब्द से अभिप्राय है नाम। संज्ञा संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। उन्हीं नामों के द्वारा हम उनको बुलाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। वे नाम ही व्याकरण भाषा में संज्ञा कहलाते हैं। गीतिका व्याकरण पढ़ रही है। खेत में किसान हल चलाता है। माली पौधों को सींचता है। राम मंदिर जा रहे हैं। चुटकुले सुनकर बच्चों को हंसी आ गई। यहाँ पर जो शब्द है व्याकरण, खेत, किसान, माली पौधों, राम मंदिर, चुटकुले, बच्चे, हंसी, ये सब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का हमें बोध करा रहा है। तो यह सब क्या कहला रहे हैं? संज्ञा। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अब व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा? गीतिका, राम, ये हो गए व्यक्तियों के नाम। और प्राणियों में किसान, माली, बच्चे। और भाव हंसना, वस्तु हल, पौधे, चुटकुले, ठीक है। और स्थान का नाम खेत और मंदिर। इस प्रकार कुछ संज्ञा शब्द होते हैं। प्राणी जो नाम होते हैं, राम, कृष्ण, महात्मा गांधी, पिता, बालक इत्यादि। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ताजमहल आगरा में स्थित है। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया। रामायण और महाभारत प्रसिद्ध महाकाव्य है। गंगा हिमालय से निकलती है। अभी जो ऊपर वाक्य दे रखे हैं, ताजमहल हुआ, मैरी कॉम आगरा, रामायण, महाभारत, गंगा, हिमालय, यह किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। यह किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम है। ऐसे विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मदर टेरेसा, रामचरितमानस, लाल किला, कोलकाता, एशिया, फ्रांस, राकेश, विजय, सोनाली आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। हम नगर में रहते हैं। अब जो ऊपर वाक्य दे रखे हैं, चिड़िया, बच्चे, छत, पक्षी, पेड़, नगर, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे उनकी पूरी जाति का बोध हो जाता है। मतलब ये शब्द ऐसे हैं जिससे हम उनके बारे में, चिड़िया बोला है तो आपके दिमाग में एक चिड़िया की छवि बन गई होगी। पतंग, पतंग की आकृति आ गई। बच्चे, वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनसे आपको उनकी पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो यह क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुएं, प्राणियों, व्यक्ति या स्थानों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुर्सी, मेज, शहर, नगर, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, पहाड़, नहर, पानी, खाना, यह सब जातिवाचक संज्ञा के नाम है। अब आता है तीसरा, भाववाचक संज्ञा। अब भाव क्या होते हैं? हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम खुश हैं, मीठा खाना, ये सब भाव के अंदर आता है। कैसे? अचानक पुत्र को आया देखकर माँ को बड़ी खुशी हुई। नीलिमा और आलिया में गहरी मित्रता है। गायिका के स्वर में मिठास है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ पर खुशी, मित्रता, सत्य, अहिंसा, मिठास आदि दशा या भाव के नाम हैं।
इन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के गुण, दोष या भाव प्रकट होते हैं। जो ये शब्द दे रखे हैं, इनसे हम किसी भी वस्तु का भाव प्रकट होता है। हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष तथा दया, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सत्य, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, हरियाली, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हार जीत, पढ़ाई, ऊंचाई आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे परोपकार, सत्य, दयालु आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, किंतु जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। संज्ञा के दो भेद और हैं, उन्हें हम जाति के अंतर्गत ही रखते हैं। पहला होता है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। अब समुदायवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, सुनिएगा। फूलों के गुच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। हमने जंगल में कुलांचे भरता हिरणों का झुंड देखा। अब यहाँ पर गुच्छे, कक्षा, झुंड, परिवार, यह सब क्या हो गया, व्यक्तियों के विषय में, किसी एक प्राणी अथवा व्यक्तियों के विषय में नहीं बता रहे, बल्कि वह पूरे समूह का बोध करा रहे हैं।